कल्पना कीजिए, एक ऐसा राजा जो दुनिया का सबसे अमीर इंसान था, जिसके खजाने में इतना सोना था कि दुनिया के कई देशों का कर्ज उतर जाए, और जिसने 50 मिलियन पाउंड का हीरा एक साधारण पेपरवेट की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन यही इंसान आखिर में अकेला, विवादों में घिरा और इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया। ये कहानी है मीर उस्मान अली खान की, जो थे हैदराबाद रियासत के 7वें और आखिरी निजाम। साल था 1886। हैदराबाद के मसर्रत महल, जिसे पुरानी हवेली भी कहा जाता है, में मीर ओस्मान अली खान का जन्म हुआ। बचपन से ही उन्हें एक शासक बनने के लिए तैयार किया गया। न कोई आम शिक्षा, न कोई साधारण जीवन। हर दिन अनुशासन, राजनीति और सत्ता की ट्रेनिंग। मीर ओस्मान अली खान उर्दू, अरबी, फारसी और इंग्लिश की जानकारी रखते थे। इसके साथ साथ उन्हें सैन्य शिक्षा भी दी गई। सन 1911 में उनके पिता मीर महबूब अली खान का निधन हो गया, और उसी दिन 25 साल का एक युवा एक विशाल साम्राज्य का मालिक बन गया। उस दौर में हैदराबाद सिर्फ एक रियासत नहीं था, बल्कि एक आर्थिक महाशक्ति था। 86,000 वर्ग मील में फैला ये ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था। इसका क्षेत्रफल लगभग आज के यूनाइटेड किंगडम के बराबर था। निजाम ब्रिटिश इंडिया के उन कुछ रजवाड़ों में से एक थे जिन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। हैदराबाद के पास अपनी करेंसी थी, अपना पोस्टल सिस्टम, अपनी रेल और अपना प्रशासन। इस रियासत की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति थी गोलकोंडा की खदानें। इन खदानों से हीरे निकलते थे। 18वीं शताब्दी में हैदराबाद रियासत दुनिया भर में हीरों की सप्लाई करता था। ये निजाम की दौलत का एक अहम स्रोत था। इन्हीं गोलकोंडा की खदानों से निकला था दुनिया भर में मशहूर जैकब डायमंड। ये लगभग 185 कैरेट या लगभग 37 ग्राम का हीरा है। कहा जाता है कि मीर उस्मान अली खान इस हीरे को पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। इतनी दौलत के बावजूद निजाम विलासिता में नहीं डूबे रहे। उन्होंने हैदराबाद का नक्शा बदल दिया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जो कि उर्दू माध्यम में शिक्षा देने वाली पहली यूनिवर्सिटी बनी, उस्मानिया हॉस्पिटल, उस दौर का सबसे बड़ा अस्पताल, बेगमपेट एयरपोर्ट, भारत के शुरुआती एयरपोर्ट्स में से एक। उन्होंने शहर को आधुनिक बनाने के लिए सड़कों का जाल बिछाया, रेलवे नेटवर्क मजबूत किया, बिजली पहुंचाई, और 1908 की भयानक बाढ़ के बाद 2 विशाल झीलें बनवाईं, उस्मान सागर और हिमायत सागर, ताकि हैदराबाद दोबारा कभी डूबे नहीं। इन्हीं कारणों से उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न हैदराबाद भी कहा जाता है। निजाम ने अपने बेटे आजम जहाँ की शादी करवाई दुर्र शहवार से, जो उस्मानी खलीफा अब्दुल मजीद द्वितीय की बेटी थीं। दुर्र शहवार अपनी शालीनता, आधुनिक सोच और खूबसूरती के लिए जानी जाती थीं। ये शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं थी, बल्कि एक वैश्विक राजनीतिक रणनीति थी। इस शादी से निजाम एक ऐसा शाही परिवार बनाना चाहते थे जो इस्लामिक दुनिया को नेतृत्व दे सके। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर खिलाफत को खत्म कर दिया गया था, इसलिए निजाम का यह सपना पूरा नहीं हो सका। फिर आया साल 1947। भारत आजाद हो चुका था। सड़कों पर जश्न था। लोग नई सुबह का स्वागत कर रहे थे। लेकिन इस आजादी के साथ एक बड़ी चुनौती भी सामने आई। ब्रिटिश भारत के साथ साथ देश में लगभग 565 रियासतें भी थीं। इन रियासतों को फैसला करना था, वे भारत में शामिल होंगी या पाकिस्तान में। ज्यादातर रियासतों ने जल्दी ही भारत में विलय स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थीं जिनकी स्थिति बेहद जटिल थी, और उनमें सबसे बड़ी थी हैदराबाद। हैदराबाद केवल एक रियासत नहीं थी, यह एक विशाल राज्य था। यहां अपनी सेना थी, अपना खजाना था, और एक शक्तिशाली प्रशासन था। हैदराबाद चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ था। फिर भी मीर उस्मान अली खान चाहते थे कि हैदराबाद एक स्वतंत्र देश बने। इसलिए दिल्ली और हैदराबाद के बीच लगातार बातचीत चलती रही। भारत और हैदराबाद के बीच एक समझौता हुआ। इसे कहा गया स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। इस समझौते का मतलब था कि कुछ समय तक दोनों के बीच मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था जारी रहेगी। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। हैदराबाद के अंदर राजनीतिक तनाव बढ़ने लगा, और इसी समय सामने आया एक नया और विवादास्पद संगठन, रजाकार।
रजाकार एक अर्धसैनिक संगठन था। इसका उद्देश्य था हैदराबाद को किसी भी कीमत पर भारत में शामिल होने से रोकना। कहा जाता है कि इस संगठन के हजारों समर्थक थे, लेकिन समय के साथ साथ इसकी गतिविधियों के कारण राज्य में तनाव और हिंसा की खबरें आने लगीं। इससे स्थिति और गंभीर हो गई। भारत सरकार को डर था कि अगर हैदराबाद की स्थिति और बिगड़ी तो यह पूरे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर सकती है। कई महीनों तक बातचीत चलती रही, लेकिन जब कोई समाधान नहीं निकला तो आखिरकार भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। सितंबर 1948 भारतीय सेना को आदेश मिला हैदराबाद की ओर बढ़ने का। इस सैन्य अभियान का नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो। कहा जाता है कि इस अभियान का नाम पोलो इसलिए रखा गया क्योंकि हैदराबाद में पोलो खेल बहुत लोकप्रिय था। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद की सीमाओं में प्रवेश किया। यह एक तेज और सुनियोजित अभियान था। भारतीय सेना के पास बेहतर प्रशिक्षण और संसाधन थे। हैदराबाद की सेना और रजाकार ज्यादा देर तक प्रतिरोध नहीं कर सके। केवल 5 दिनों में स्थिति पूरी तरह बदल गई। 17 सितंबर 1948 हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। मीर उस्मान अली खान का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। हैदराबाद के विलय के बाद मीर उस्मान अली खान को एक नया पद दिया गया, राज प्रमुख। वह 1948 से लेकर 1956 तक इस पद पर रहे। अब वह एक स्वतंत्र शासक नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें सम्मान और प्रतिष्ठा दी गई। निजाम का खजाना आज भी इतिहास की सबसे चर्चित संपत्तियों में गिना जाता है। जब 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री हैदराबाद आए और उन्होंने मीर उस्मान अली खान से नेशनल डिफेंस फंड में दान देने की बात की। कहा जाता है कि मीर उस्मान अली खान ने अपने खजाने में से 5000 किलो सोना दान में दे दिया था। इसके साथ साथ वो कई संस्थानों जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इत्यादि में भी काफी रकम दान करते थे। इतने बड़े खजाने के मालिक होने के बावजूद मीर उस्मान अली खान का निजी जीवन सादा था। वो जीवन भर किंग कोठी पैलेस में ही रहे, न कि चौमहला पैलेस में, जहां इनसे पहले के निजाम रहा करते थे। उन्हें शायरी और उर्दू गजलों का शौक था। 24 फरवरी 1967 इस दिन मीर उस्मान अली खान का निधन हो गया। उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष थी। उनके जनाजे में लाखों लोग शामिल हुए। यह भारत के इतिहास के सबसे बड़े जनाजों में से एक माना जाता है। इतिहास में कुछ शासक केवल अपनी सत्ता के लिए याद किए जाते हैं, लेकिन मीर उस्मान अली खान को कई अलग अलग कारणों से याद किया जाता है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी, एक साधारण जीवन जीने वाला शासक, और वह व्यक्ति जिसका फैसला भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ का हिस्सा बन गया।